इसने इंटरनेट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। रियल लाइफ में उतना अपीलिंग नहीं है। 73,000 रुपीज का बेस वेरिएंट, उसके अंदर प्लास्टिक फ्रेम। 14 लॉन्च क्यों नहीं करते ये? सिर्फ गेमिंग वाली ऑडियंस टाइप को टारगेट करने वाला फोन हो गया ये। 4 मिलियन भाई हमारे केस में टच ही नहीं करा, उस हिसाब से आउटपुट ये नहीं निकाल के दे पा रहा। एंड यस, मैं फिर से बता दूं, ये रिटेल यूनिट है। हर साल कोई ना कोई एक ऐसा स्मार्टफोन जरूर आता है जिसके आसपास बहुत सारी कंट्रोवर्सी, बहुत सारी हाइप होती ही होती है। बट एक चीज मुझे समझ नहीं आती कि वो 80,000 रुपए के आसपास क्यों होता है। तो भाई OnePlus 15 लॉन्च हो चुका है और ये पहला स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 वाला स्मार्टफोन है जो इंडिया में लॉन्च हुआ है। एंड इसने इंटरनेट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कोई कह रहे कैमरा डाउनग्रेड है, कोई कह रहे भाई हीट ज्यादा हो रहा है और इसका प्रोसेसर पीक परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है, नहीं दे रहा है। हमने सारी चीजें टेस्ट करी है। एंड यस, ये रिटेल यूनिट है, Amazon से हमने इसको बाय करा है और देखते हैं इस फोन में क्या कुछ अच्छा है, क्या कुछ नहीं है, और जो भी चीजें ऑनलाइन चल रही है इसके अराउंड वो कैसी है, सारी चीजें डिटेल में कवर करेंगे। आप लाइक सब्सक्राइब मारो, मैं इतने लाल लाल डब्बा खोल लेता हूं। तो भाई यहाँ पे हमारे को कुछ टिपिकल लाल सा बॉक्स ऐसा मिल जाएगा जिसपे OnePlus 15 लिखा है। एंड डब्बा खोलते कह रहे भाई साहब नेवर सेटल। मैंने कहा ठीक है। और सफेद सी पैकिंग में स्मार्टफोन एंड उसके अंदर से 120 वॉट का सुपर वूक चार्जर और अभी भी टाइप A to टाइप C केबल, वही रेड वाली जो OnePlus की आती है। वैसे मेरे हिसाब से C2C हो जानी चाहिए थी। और साथ में सिम इंजेक्टर पिन मिल जाएगी और ये ब्लैक वाला बॉक्स जिसके अंदर हमारे को क्विक स्टार्ट गाइड एंड एक इसी के कलर का कवर मिल जाता है हमारे को। और हाँ, इसके साथ हमारे को OnePlus Buds 3 भी फ्री मिल गए जो 3,000 रुपए के आसपास के हैं। मेरे को कार्ड ऑफर मिल गया था 4,000 रुपीज का HDFC का शायद। एंड फाइनली कुछ ये निकल के आ जाता है हमारा स्मार्टफोन। एंड सबसे पहले डिजाइन से शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर भी एक कैच है। यहाँ पे हमारे पास जो कलर है ना, ये सैंडस्टॉर्म कलर है। इसके अंदर दो कलर्स और हैं, इनफाइनाइट ब्लैक और अल्ट्रा वायलेट। वायलेट वाला मुझे इतना पसंद आया नहीं। ब्लैक वाले में मैं देख रहा था वो जो स्क्रैच व्रैच काफी पड़ रहे हैं और फिर वो क्लीन हो जाते हैं, बट मेरे को उसको देख के थोड़ा सा मजा सा नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा सैंडस्टॉर्म वाला मंगा लेता हूँ। बट जैसा ये ऑनलाइन दिख रहा था, रियल लाइफ में उतना अपीलिंग नहीं है, बहुत ज्यादा ना थोड़ा डल सा फील होता है। बिकॉज इसका जो फ्रेम भी है ना, वो भी इन्होंने थोड़ा कुछ ऐसा मैट फिनिश में रख रखा है और पीछे भी हमारे को मैट फिनिश मिलती है। एंड OnePlus की ब्रांडिंग है, कैमरा मॉड्यूल हो गया, ऊपर स्पीकर, नॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन, नीचे की तरफ स्पीकर, माइक्रोफोन, सिम ट्रे जिसके अंदर आप डुअल नैनो सिम डाल सकते हो और एक टाइप C 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट है जिससे आप डिस्प्ले आउटपुट एंड फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर वगैरह कर पाओगे। डिस्प्ले आउटपुट में स्ट्रीमिंग वगैरह अगर आपको करनी है या फिर किसी बड़ी स्क्रीन पे मिरर करके गेमिंग वगैरह भी अगर करनी है तो वो इससे हो जाएगी, विच इज गुड। और ये फोन हमारा IP66, 68, 69 और 69 के सारी IP रेटिंग के साथ आता है। तो मतलब पानी वानी में भीग जाए और वैसे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पानी वगैरह भी मतलब सब चीज सर्वाइव कर जाएगा। रियल लाइफ यूज केस के हिसाब से वैसे पानी से बचा के रखना क्योंकि इसकी वारंटी गारंटी नहीं होती, ब्रांड साफ मना कर देंगे। स्टिल एक्सीडेंटली चला गया तो पीस ऑफ माइंड रहेगा। और फोन ज्यादा हेवियर साइड नहीं है, 216 ग्राम्स इसका वेट है और थिकनेस भी 8.1 mm के आसपास है। इन हैंड फील बढ़िया है, कंफर्टेबल है, बॉक्सी सा फील होता है, ओवरऑल अच्छा है। लेकिन यहाँ पे आता है कैच, इसका जो बैक पैनल है, वैसे OnePlus ने गोरिल्ला ग्लास 7i मेंशन करा है, लेकिन फिर मैंने GSM एरिना पे देखा कि वो सिर्फ ब्लैक और अल्ट्रा वायलेट कलर के अंदर है, इसके अंदर जो है फाइबर है। अब मेरे को फील आ भी रही थी, फिर जेनेरिक भैया ने तो दिखा दिया खचर खुचर करके एकदम से। मैंने कहा लो, फ्लैगशिप फोन 73,000 रुपीज का बेस वेरिएंट, उसके अंदर प्लास्टिक फ्रेम। ये काहे का फ्लैगशिप है भाई? वैसे हाँ, जो फ्रेम है इसका वो हमारे को मेटल का ही मिलता है। स्पीकर्स अच्छे हैं, लाउड हैं, क्रिस्प हैं, सेपरेशन वगैरह भी फील होता है। स्पीकर्स में नो डिसअपॉइंटमेंट। एंड यस, हैप्टिक्स काफी बढ़िया जिग वाले हैप्टिक फील होते हैं जो एक प्रीमियम स्मार्टफोन्स में मिलते भी हैं। और हैप्टिक्स का इंप्लीमेंटेशन भी अच्छा है UI वगैरह में, जैसे वॉल्यूम कम ज्यादा करते हैं या ब्राइटनेस कम ज्यादा करते हैं उसमें फील होती है। इवन अगर हम कहीं पे स्क्रॉलिंग वगैरह करें तो हैप्टिक्स वगैरह इंप्लीमेंटेड फील होते हैं UI के अंदर। और हाँ, ये X एक्सिस लीनियर मोटर है। हैप्टिक्स की इंटेंसिटी मेरे को थोड़ी सी कम फील हुई, थोड़ी सी वो बेटर हो सकती थी। और हाँ, डॉल्बी एटमॉस, ओप्पो, रियलमी, OnePlus, ये जितने भी फोन है इनके अंदर अपना ओ रियलिटी ऑडियो होता है, इसलिए डॉल्बी एटमॉस नहीं देते। वो एक्सटर्नल स्पीकर या हेडफोन वगैरह पे एक्सपीरियंस एनहांस करना, सेटिंग्स में जाके काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह भी मिल जाते हैं। एंड यस, डिस्प्ले जिसको के भी लोग कह रहे हैं भैया डाउनग्रेड है, 6.78 इंचेस की LTPO AMOLED डिस्प्ले है, 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और LTPO है तो 1 हर्ट्ज तक भी आ जाती है। और ये हमारी फ्लैट डिस्प्ले है, कर्व वाला कोई मामला नहीं है। और हाँ भाई, बेजल बहुत बढ़िया है भाई, बिल्कुल नाक के बराबर बेजल है, एकदम एज टू एज फील होती है। एंड द रेजोल्यूशन फुल HD+ डिस्प्ले है इसके अंदर, जिसका रेजोल्यूशन 1272x2772 है, कंपेयर टू OnePlus 13 जो इनका लास्ट ईयर वाला फ्लैगशिप था। हाँ, वैसे 14 कहां है? 14 लॉन्च क्यों नहीं करते ये? जा पूछ क्या। अब OnePlus 13 में 2K डिस्प्ले थी लेकिन 120 हर्ट्ज था। अब जो मार्केट में मैंने देखा है, जो लोगों के मुंह से सुना भी है कि 165 हर्ट्ज के साथ बेटर कलर एक्यूरेसी में हमारे को फुल HD+ ही डिस्प्ले मिलती है। और इस टाइम पे वैसे मैं देख भी रहा था और कोई स्मार्टफोन है भी नहीं मार्केट में जो 2K के साथ 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लाए।
कोई है शायद मैंने मिस कर दिया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और वैसे इस चीज से ना OnePlus ने अपने आप को एक लिमिट भी कर लिया है कि हाँ सिर्फ गेमिंग वाली ऑडियंस टाइप को टारगेट करने वाला फोन हो गया ये, बिकॉज हायर रेजोल्यूशन ज्यादा बेटर फीलिंग देता है डिस्प्ले चलाते हुए। मेरे पास भी S25 अल्ट्रा है एंड हायर रिफ्रेश रेट बहुत लिमिटेड लोगों को टारगेट करता है। और हाँ, हायर रिफ्रेश रेट कहाँ काम आ रहा है वो भी बताता हूँ। और वैसे भी जो 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है वो ज्यादा जगह चलता ही नहीं है। UI में, इंस्टाग्राम में, YT शॉर्ट्स में सब जगह 120 हर्ट्ज ही चल रहा था, बस वो गेमिंग के लिए है 165 हर्ट्ज। और हाँ, डिस्प्ले का कलर गैमेट अच्छा है, यहाँ पे 100% sRGB, 96% P3 निकल गए और ब्राइटनेस जो हमारे स्टैंडर्ड मोड पे थी वो 900 निट्स के आसपास की पीक आई। आउटडोर कंडीशन में 965 निट्स तक हिट कर रही थी और ये पूरी स्क्रीन की ब्राइटनेस है। वो तो ब्रांड वाले नंबर्स होते हैं ना 3500, 3000, 4000, वो एक 10% विंडो वाले नंबर होते हैं कि एक जगह कहीं बहुत ज्यादा पीक होगी किसी HDR कंटेंट में, वही ये रियल टाइम है और ब्राइटनेस अच्छी है। इंडोर यूज करो, आउटडोर यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इवन मल्टीमीडिया वगैरह भी अगर आप इस फोन पे देखोगे तो भाई मजा आएगा। और हाँ, HDR10+ का भी सपोर्ट मिलता है इसके अंदर, साथ में डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है, कंटेंट वगैरह में स्वाद आ जाएगा एकदम। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलती है और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऊपर लाइव अलर्ट्स वगैरह, स्पॉटिफाई वगैरह, म्यूजिक वगैरह अगर आप चला रहे हो। और AOD से लॉक स्क्रीन वाली जो ट्रांजिशन है वो भी काफी स्मूथ हो गई है ये Oxygen OS 16 में। और मल्टीमीडिया में वाइड L1 OTT पे 1080p तक कंटेंट देख पाओगे। नेटफ्लिक्स में भी HDR एंड डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिलता है एंड स्पेशल ऑडियो का भी सपोर्ट है। YouTube पे 4K 60 HDR आराम चलता है और HDR कैलिब्रेशन भी अच्छी है, लाइक हाईलाइट, शैडोज, डायनेमिक रेंज वगैरह बढ़िया रहती है। और मल्टीमीडिया के हिसाब से मुझे डिवाइस बढ़िया लगी बिकॉज स्पीकर्स भी अच्छे हैं, डिस्प्ले भी डिसअपॉइंट नहीं करती, ओवरऑल मजा आता है देखने में। और टेक्निकल अपग्रेड, ये स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 वाला पहला स्मार्टफोन है। Gen 1 के बाद सीधा Gen 5, 2, 3, 4 कहां है भाई साहब। और जितनी भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है इस प्रोसेसर की वो मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा। 12GB LPDDR5X अल्ट्रा रैम मिलती है इसके अंदर। वैसे जो 16512 वाला वेरिएंट है ना उसके अंदर LPDDR5X अल्ट्रा प्लस रैम है, मतलब उसकी जो क्लॉक स्पीड्स वगैरह है, जो बैंडविड्थ है, इससे थोड़ी सी बेटर है, बट रियल लाइफ में नहीं पता लगने वाला। और UFS 4.1 स्टोरेज है जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप यहाँ पे देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। सबसे पहले बेंचमार्क, अगर 8 Elite Gen 1 से कंपेयर करते हैं, iQOO 13 पड़ा था हमारे पास जिसके अंदर 8 Elite Gen 1 है मॉन्स्टर मोड में 2.6 मिलियन और इसका स्कोर हमारा 3.6 मिलियन के आसपास आया। हाई परफॉर्मेंस मोड पे हमने निकाला जो OnePlus का अपना मोड होता है। और अंततः बेंचमार्क अगर आप देखो, हाई परफॉर्मेंस मोड पे 3.6 मिलियन स्कोर निकल गया है, बट बैलेंस्ड मोड में 3.7 मिलियन का स्कोर निकल गया है। अब ज्यादा परफॉर्मेंस निकालनी होती है तो प्रोसेसर हीट अप हो जाता है, थ्रॉटल मारता है, तो स्कोर कम आ सकता है, लेकिन 4 मिलियन नहीं निकल गया। लेकिन मैंने कहीं पे तो देखा था 4 मिलियन स्कोर निकल गया है OnePlus 15 पे ही, मेरे को याद नहीं आ रहा। अब मैंने क्या करा, मैंने डिवाइस को ठंडा करा। हमारे पास एक ना कूलर है जिसके अंदर पूरा फ्रीजिंग टेंपरेचर हो जाता है, उसके ऊपर हमने फोन को रख के दबा के पहले ठंडा करा, उसके बाद हमने अंततः बेंचमार्क निकाला, तब भी 3.6 मिलियन के आसपास ही निकल गया। 4 मिलियन भाई हमारे केस में टच ही नहीं करा। एंड यस, मैं फिर से बता दूं ये रिटेल यूनिट है। फिर Geekbench 6 के नंबर्स आप देख सकते हो परफॉर्मेंस एंड बैलेंस मोड पे। देन OpenCL स्कोर हो गया GPU के लिए, यहाँ पे परफॉर्मेंस और बैलेंस मोड पे सिमिलर से स्कोर निकल गया है। एंड इवन Geekbench का AI वाला बेंचमार्क भी आप देख सकते हो। अब फोन को स्ट्रेस टेस्ट करना भी जरूरी था, तो 3D मार्क वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट हमने करा। अब जैसे हम लैपटॉप की स्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं, 1 घंटे के लिए CPU GPU को अपना लोड पर डालता है, देखते ना भाई कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही, सेम फोन को भी करना बनता है। तो 3D मार्क वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट हमने चलाया। तो इसके अंदर क्या सीन है, वो रन तो होता है लेकिन उसके पूरे 20 लूप्स पूरे नहीं हो पाते। 17th लूप के आसपास डिवाइस इतना गर्म हो जाता है कि उसके बाद हमारा बेंचमार्क क्रैश हो जाता है और कुछ भी फोन में नहीं चलता। कहते हैं भैया टेंपरेचर ठंडा करो तब चलने दूंगा, कुछ सब बंद भाई साहब, देख सकते हो आप। और ऐसा भी नहीं हमारा रूम टेंपरेचर बहुत ज्यादा है, मैं स्वेट शर्ट में खड़ा हूं, हमारा रूम टेंपरेचर 18 से 20 डिग्री के आसपास है, क्योंकि मैं देहरादून में रहता हूं, यहाँ पे काफी ठंडा हो चुका है। तो इमेजिन करो 25, 26, 27 डिग्री रूम टेंपरेचर जो नॉर्मली है दिल्ली या NCR वगैरह में, और गर्मियों में सोचो क्या हाल होगा। अब या तो ये अपडेट वगैरह के थ्रू फिक्स हो जाएगा या फिर फ्यूचर में कोई गेमिंग वाला टाइटल है AAA जो बहुत ज्यादा इंटेंसिव हो, तो वहां पे प्रोबेबली गेमिंग करते हुए भी ये क्रैश हो सकता है। अभी जो यूज केसेस हमारे रहे उसके अंदर तो नहीं है, वो भी आपको आगे बताता हूं। और फोन के जो फिजिकल टेंपरेचर्स हैं 48 डिग्री तक चले गए थे बैक साइड से, मतलब 45, 46, 48 के आसपास। फिर हमने इसको ठंडा करा पूरा एक्सटर्नली कूलर के ऊपर लगा के, उसके बाद एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट रन करा, तो हमारे स्कोर्स निकल के आ गए, बेस्ट लूप एंड लोएस्ट लूप स्कोर, परफॉर्मेंस मोड पे भी, बैलेंस मोड पे भी, स्टेबिलिटी 68 to 72% के आसपास। बट ये स्टेबिलिटी जोर जबरदस्ती से निकाली गई है। फिर CPU थ्रॉटल टेस्ट किया 15 मिनट्स में बैलेंस मोड पे, थ्रॉटल नहीं गया। यहाँ पे अच्छा है, मतलब जो हमारा ना पूरा रेडिश साइड ग्राफ नहीं गया। 30 मिनट्स बैलेंस मोड पे भी हमारे कुछ ग्राफ ऐसा था, और परफॉर्मेंस मोड पे थोड़ा येलोइश साइड ज्यादा आ गया था, बट स्टिल यहाँ पे ग्राफ्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं। बट जो वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट होता है ना, वो CPU GPU पूरे सिस्टम को लोड पे डालता है, बिकॉज बहुत हेवी सिनेरियो चलता है उसके अंदर। तभी मैं वो गेमिंग वाली बात बोल रहा था कि फ्यूचर में दिक्कत कर सकता है। और रियल लाइफ यूज केस के हिसाब से आउटडोर में 30 मिनट्स का वीडियो सैंपल भी हमने रिकॉर्ड करा 4K 60 FPS वाला, जिसमें स्टार्टिंग में हमारा फोन का टेंपरेचर 25, 26 डिग्रीज के आसपास था फ्रंट में, एंड आधे घंटे के बाद हमारा 34, 35 डिग्रीज तक चला गया था। और हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं हुई, प्रॉपर चल रहा था। एंड इसके लिए भी बता दूं, आउटडोर में धूप में तो रखा था फोन को, लेकिन ठंडक बहुत है हवा में भी। तो अभी वो वाला जो टेस्ट है ना कि गर्मी में अगर आउटडोर में आप रिकॉर्ड वगैरह कर रहे हो तब कुछ फोन दिक्कत तो नहीं कर रहा, वो तो जब गर्मी आएंगी तभी पता लगेगा, या फिर कोई ऐसा क्रिएटर इसके ऊपर वीडियो बनाए जो किसी गर्म सिटी में रहता और गर्म एनवायरनमेंट में कर सके। हमारे पास ऑल सीजन वाली AC भी नहीं है। गोवा चले क्या?
टेस्ट करने। सब्सक्राइब कर दो फटाफट, लाइक कर दो, थोड़ा तरक्की चाहिए, जाते हैं घूम के आते हैं टेस्ट भी करके आएंगे। और सेंसर्स कनेक्टिविटी में यहाँ पे 16 5G के बैंड्स मिलते हैं, ई सिम को भी ये सपोर्ट करता है। हमने जियो का सिम चलाया था इसके अंदर, बढ़िया चल रहा था हमारे को, यहाँ पे कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं आई। और डुअल फिजिकल सिम चला पाओगे या फिर एक ई सिम और फिजिकल सिम, मतलब 2 ही सिम चलेंगे एक ही बारी में। और वाईफाई 7 ब्लूटूथ वर्जन 6.0 हमारे को मिलता है एंड सारे मेजर कोडेक्स का सपोर्ट है, लाइक LHGC 5.0, LDAC, aptX वगैरह। और इसके अंदर डेडिकेटेड वाईफाई की एक चिप भी मिलती है हमारे को, जिसको हम टेस्ट करके देख रहे थे। OnePlus 13S है हमारे पास, जिसके अंदर भी वाईफाई 7 है, और OnePlus 15 में भी सेम वाईफाई है। और हमने अपने सेम वाईफाई से कनेक्ट किया था और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके हमारे को OnePlus बेटर इंटरनेट स्पीड्स मिल रही थी कंपेयर टू OnePlus 13S। तो हाँ, जो ये एक्स्ट्रा वाईफाई चिप है वो काम तो कर रही है। और इसकी सेटिंग्स में जाके डुअल चैनल नेटवर्क एक्सेलरेशन भी आप ऑन कर सकते हो, जिससे आपका वाईफाई एंड नेटवर्क सेम टाइम पे चलेगा फॉर फास्टर इंटरनेट कनेक्शन। एंड NFC भी मिलता है इसके अंदर, टैप एंड पे वगैरह करना हो। आप में से कौन कौन लोग NFC यूज करते हो मेरे को बताना। और IR ब्लास्टर भी है कैमरा मॉड्यूल में, तो अपना कुछ AC या TV वगैरह कंट्रोल करना हो, अपने स्कूल कॉलेज में प्रोजेक्टर बंद करना हो तो फोन से कर पाओगे। और साथ में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है, बढ़िया काम करता है, स्नैपी एकदम, लगाते उंगली धुल एकदम खुल जाता है और टोटल 46 सेंसर शो करा था सेंसर्स ऐप के अंदर, और सारे मेजर सेंसर्स मिल जाते हैं। एंड मेनली द जायरो उसका बहुत बढ़िया है, गेमिंग सेंट्रिक थोड़ा फोन है ये, तो यहाँ पे जायरो बहुत बढ़िया काम करता है, जैसे गेमिंग में हम ट्राई करके देख रहे थे। और इसके जायरो की 4000 DPS की सेंसिटिविटी है, डिग्री पर सेकंड, मतलब हल्की सी भी मूवमेंट होगी तो वो जायरो पकड़ता है, और वो सच में बढ़िया लगता है। और भाई गेमिंग वाला फोन है तो थोड़ी गेमिंग की बातें कर लेते हैं। हमने BGMI टेस्ट किया, 30 मिनट्स का सेशन था हमारा, और 120 FPS का सपोर्ट मिलता है इसके अंदर, और एवरेज 30 मिनट्स में 115 FPS के आसपास आए, और टेम्परेचर हमारे 34-35 डिग्री तक चले गए थे। एंड प्रो गेमर मोड पे जाके ना इसका हाइपर फ्रेम रेट वाला ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर 165 हर्ट्ज हो जाता है, तो वो भी BGMI पे काम नहीं करता। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल टेस्ट करा, जिसके अंदर हमारे को 165 हर्ट्ज वाला मोड मिलता है, 30 मिनट्स के हो गया, लो पे अल्ट्रा हम टेस्ट कर रहे थे, और 30 मिनट्स पे इसमें भी 40 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया था फोन का, एवरेज 159 FPS के आसपास निकल गया है। और जो फिजिकली टेम्परेचर है ऊपर से जो इन हैंड फील होता है 34-35 स्क्रीन की साइड से, और बैक पे 32 34-35 के आसपास ही। वुदरिंग वेव्स ट्राई किया 2 डिफरेंट मोड्स पे, 30 मिनट्स खेला था हमने दोनों सेशन पे। पहला बैलेंस मोड था, इसके अंदर हमारे एवरेज 59.6 FPS आए, मतलब 60 FPS पे जो चलता ही है, और मैक्सिमम टेम्परेचर 38 तक पहुंच गए थे इसके, और फिजिकल टेम्परेचर्स भी बढ़ रहे थे अब हमारे धीरे धीरे। उसके बाद फिर हमने इसको क्वालिटी मोड पे टेस्ट किया, इसके अंदर भी बढ़िया मेंटेन कर गया, लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर अगर आप देखो तो 41 डिग्री तक पहुंच चुके थे, और फिजिकली टेम्परेचर भी हमारे स्क्रीन साइड से 39, 36, 37 पीछे से, मतलब प्रॉपर हाई हो रहा था टेम्परेचर। फिर गेंशिन इंपैक्ट हो गया, इसको हमने 1.5 घंटा खेला डिफरेंट मोड्स पे, और ये हमारी टेस्टिंग लगातार चल रही है। और गेंशिन इंपैक्ट पे 120 FPS जाते हैं, लेकिन आईफोन की तरह ऑफिशियल नहीं है। यहाँ पे प्रो गेमर मोड हाइपर फ्रेम रेट हमारे को ऑन करना पड़ता है, जिसमें एवरेज FPS हमारे 91, 92 के आसपास निकल गया है, और ये हमारी सेटिंग्स हाई सेटिंग 60 FPS जो हमारा डिफॉल्ट मोड था। फिर दूसरा मोड जो हमने अगले 30 मिनट टेस्ट किया, दैट वाज हाईएस्ट सेटिंग 60 FPS सेट कर दिया था, इसके अंदर भी हाइपर फ्रेम रेट ऑन रखा, तो 75, 76 FPS का एवरेज निकल गया। उसके बाद लोवेस्ट सेटिंग पे भी हमने टेस्ट किया, जिसमें स्टेबल 120 FPS एवरेज ये मेंटेन करके चला गया। तो ये टोटल रियल लाइफ यूज केस वाला सिनेरियो हो गया, लगभग 4-5 घंटे के आसपास हमने गेमिंग करी इसके ऊपर लगातार। एंड यस, फोन हाथ में वार्म फील होता है, बट इतना कुछ भट्टी नहीं बन रहा था फोन, फिजिकली बता रहा हूं, जो इन हैंड फील जो होती है। और गेमिंग के फीचर्स मिलते हैं, जैसे बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट है, यहाँ पे मदरबोर्ड पे डायरेक्ट पावर जाती है, बैटरी चार्ज नहीं होती तो फोन गर्म नहीं होता गेमिंग करते हुए, अगर आप चार्जिंग पे लगा के खेल रहे हो। और साथ में डिफरेंट मोड्स है, पावर सेविंग, बैलेंस्ड एंड प्रो गेमर पे बेस्ट परफॉर्मेंस मिलती है, लेकिन डिवाइस गर्म होता है, बाकी आप चेंज कर सकते हो। फ्रेम रेट में जाके हाइपर फ्रेम रेट का फीचर मिलता है, जिसमें सपोर्ट होगा वहां पे शो करेगा, और एक फुटस्टेप बूस्ट का फीचर भी मिलता है, जिसको अगर आप ऑन करोगे ना तो फुटस्टेप थोड़े से बेटर सुनाई देते हैं, अगर ईयरफोन हेडफोन जो भी आपने लगाया है। और ग्राफिक्स क्वालिटी, रेजोल्यूशन, ये सब भी आप ट्वीक कर सकते हो। हाइपर रिस्पॉन्स इंजन भी मिलता है, जिससे रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाता है, और इसके अंदर नीचे आपको एक्स्ट्रा बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जो ऑन द गो आप सेट कर सकते हो, जो फोन के ही फीचर्स हैं, जिसमें आपको गेम ना बंद करनी पड़े, बस यहीं से सब कर लो। अब सैमसंग के One UI के बाद एंड्रॉइड में कोई मुझे UI पसंद आता है तो वो ऑक्सीजन OS है, एंड अब तो इसके अंदर ऑक्सीजन OS 16 आ चुका है, और एंड्रॉइड वर्जन 16 है। 4 मेजर अपडेट्स, यानी कि एंड्रॉइड 20 तक आप इसको यूज कर पाओगे, एंड 6 इयर्स ऑफ सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, जो कि अच्छी चीज है। यहाँ फ्लैगशिप मेंटेन हो गया है। और ब्लोटवेयर्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस वगैरह मिलती है जो OnePlus की अपनी है, जैसे एपपिक्स, फोन मैनेजर वगैरह, और वो एप्स आप चाहो तो डिसेबल भी कर सकते हो। ऐप मार्केट की कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आती। ओ डायलर इसके अंदर हमारे को मिलता है, सो यू कैन रिकॉर्ड कॉल्स विदाउट नोटिफिकेशन, लेकिन रिस्पॉन्सिबली करना। और ऐप ओपनिंग क्लोजिंग की एनिमेशन बहुत बढ़िया है, स्क्रीन का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत बढ़िया है, UI एकदम ऐसे ना मक्खन सा चलता है, मतलब फील बहुत बढ़िया दे रहा है। और अगर आप सिस्टम में स्वाइप करते हो ना, जैसे सेटिंग्स वगैरह के अंदर जाके, तो एक बड़ी प्यारी सी एनिमेशन आती है जो स्वाइप एनिमेशन है इसकी, और लाइव अलर्ट्स वगैरह मिल जाते हैं, वही
डायनामिक आइलैंड टाइप जो iOS इंस्पायर्ड है, जैसे टॉर्च वगैरह हो गया, चार्जिंग होगी, या स्पॉटिफाई में म्यूजिक वगैरह अगर चल रहा है। और यूआई के और एक्स्ट्रा फीचर्स जैसे फ्लक्स थीम 2.0, ये बहुत सही लगा मेरे को। थीम्स मिल जाती है इसके अंदर, आप वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हो, लेआउट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल मिल जाते हैं, टेक्स्ट वगैरह में बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं, लॉक स्क्रीन पर विजेट ऐड कर सकते हो, लाइव वॉलपेपर्स, लॉक स्क्रीन के बीच का जो ट्रांजिशन है वो भी काफी सीमलेस सा फील होता है, और मल्टीपल आइकन्स भी मिलते हैं और उनको वॉलपेपर के कलर के साथ मैच भी कर सकते हो। आइकन का साइज भी सेट कर सकते हो, राउंडेड कॉर्नर सेट करने हो, और ऐप का जो नेम लिखा है उसका साइज भी आप एडजस्ट कर सकते हो। मतलब एकदम क्रेजी मामला कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मतलब गुड लॉक से बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन ले लेंगे और कस्टमाइजेशन दे देंगे। बट हाँ, ऑक्सीजन ओएस डिसअपॉइंट तो नहीं करता। एंड यस, बहुत सारी कस्टमाइजेशन है जो ऑब्वियसली अगर आप फोन यूज करोगे तो और चीजें फिगर आउट करोगे। जितनी मुझे सही लगी वो मैंने आपको बता दी। और फोन रिव्यू करें और एआई की बात ना करें, OnePlus ने अपना एआई में मामला काफी सेट कर रखा है। जैसे इसके अंदर ना एआई प्ले लैब मिलता है, जो OnePlus की अपनी एप्लीकेशन है, जो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ती है, ऑफिशियल इंस्टॉल नहीं है। और हाँ, ये एप्लीकेशन दूसरे फोन्स में भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन उसमें चलती नहीं है। और एआई प्ले लैब के अंदर हमारे को 3 फीचर्स मिलते हैं। जैसे एक तो यूमसी करके एक फीचर है, जिसमें अगर आप ट्रैवल वगैरह करते हो तो किसी भी मेन्यू की फोटो खींचनी हो, डिश है, या उसके अंदर जो करेंसी वगैरह है उसको कन्वर्ट वगैरह अगर आपको करना हो, वहां पे बहुत काम आता है। ट्रैवलर्स के लिए बहुत सही है। देन आ गया हमारा पार्टी अप वाला, कोई भी इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अंदर भी हमारे को 3 ऑप्शन मिलते हैं। जैसे आपने कोई भी इमेज डाली, उसको डांस करवा सकते हो, चीयर्स करवा सकते हो, बर्थडे टाइप करवा सकते हो, और आउटपुट भी काफी अच्छा निकल के आ जाता है। और फोटो स्पेल का फीचर है, कोई भी फोटो आपने दी, अपने हिसाब से कोई प्रॉम्प्ट दिया, जैसे जिबली आर्ट बनवा ली या फिर कुछ इस तरीके का फिगरीन बनवा लिया जो बीच में बहुत वायरल जा रहे थे, वो फोन के अंदर ही हो जाएगा। और यहाँ पे साइड में हमारे को मिल जाता है एक्शन बटन, सॉरी एसेंशियल की, अरे AI प्लस की एक तो सबने देनी शुरू कर दी है। पहले एप्पल, फिर नथिंग, फिर अलर्ट स्लाइडर बढ़िया था यार। और ये नाम में AI प्लस की है, तो इसके अंदर ना माइंड स्पेस हमारे को बाय डिफॉल्ट मिलता है। अगर आप इसको क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से हमारा एनालाइज वगैरह करने लग जाता है, लेकिन आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। सेटिंग्स में जाके बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे हमारे को साउंड वाइब्रेशन, डू नॉट डिस्टर्ब, कैमरा, टॉर्च, ट्रांसलेशन, बहुत सारे फीचर मिलते हैं। फुल एप्पल वाली बातचीत। और अगर मेनली माइंड स्पेस की बात करता हूं तो यहाँ पे स्क्रीन पे कोई भी कंटेंट है वो सेव कर लेता है, एंड होल्ड करने पे आप ऑडियो नोट्स भी बना सकते हो। डबल टैप करने पे माइंड स्पेस खुल जाएगा, और इसके मल्टीपल यूज केसेस हो सकते हैं। जैसे आपने कोई जगह देखी, उसे सेव कर लिया, या आपने कोई कंटेंट देखा, उसे सेव कर लिया, और उसको ये एनालाइज करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूरी दे देता है अंदर ही। और अगर कोई इवेंट वगैरह भी हो तो इसको आप बोल दो, सीधा कैलेंडर में भी ऐड कर देता है। और अब माइंड स्पेस जेमिनाई के साथ भी इंटीग्रेट हो गया, और वो सिर्फ इसी फोन में है। OnePlus 13s भी हमारे पास स्टूडियो में, उसके अंदर भी ये फीचर नहीं आया, प्रोबेबली फ्यूचर में आ जाए। और जेमिनाई के साथ चलता है बहुत सीमलेस। तो आपके माइंड स्पेस में जो भी चीजें एडेड हैं, तो आप जेमिनाई को बोल के कोई आइटनरी क्रिएट करवानी हो तो आपस में बहुत सही तरीके से काम करता है। और कैसे भी बोल लो फ्लुएंटली, जेमिनाई तो हिंदी वगैरह इंग्लिश वगैरह प्रॉपर्ली समझ जाता है ना, वो बहुत सही से काम करता है। और गैलरी में बहुत सारे AI फीचर्स हैं, AI रिकम्पोज, AI रीलाइट, परफेक्ट शॉट, डिटेल बूस्ट, अनब्लर, वही रिफ्लेक्शन रिमूवल वगैरह जो फोटोस वगैरह में काम आता है। और कॉल के AI फीचर्स, जैसे ट्रांसलेट करवा सकते हो लाइव कॉल्स को, और समराइज करा सकते हो, नोट्स में सेव कर सकते हो समरी को। एंड ये हिंदी में भी काफी अच्छा खासा काम करता है। पहले इतना बढ़िया था, लेकिन अब धीरे धीरे काफी इंप्रूव हो रहा है। और लाइव कॉल्स ट्रांसलेट करते हुए कोई ज्यादा फास्ट बोले ना, और उसको कभी कभी हिट एंड मिस वगैरह कर देता है, बाकी ठीक ठाक चलता है। और समराइज करने के बाद कॉल्स को ट्रांसक्राइब भी करा सकते हो, कॉन्वर्सेशन में कुछ सर्च वगैरह करना हो। और एक AI वॉइस स्क्राइब फीचर है, जैसे व्हाट्सएप की कॉल्स वगैरह, कोई भी कॉल आप कर रहे हो किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में, आप रिकॉर्ड नहीं कर पाते। AI वॉइस स्क्राइब के थ्रू आप रिकॉर्ड कर पाओगे। उसमें जैसे बटन दबाते तो नोटिफिकेशन जाता है कि भाई ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन अगर दूसरे ने उठाया नहीं, पहले दबा दिया आपने, तो उसको पता ही नहीं लगेगा रिकॉर्ड हो रही है। और वो काफी बढ़िया रिकॉर्ड होती है, चाहे वो इंस्टाग्राम कॉल हो, गूगल मीट, टीम्स, व्हाट्सएप, सब रिस्पॉन्सिबली। और उसको भी समराइज, ट्रांसक्राइब, ट्रांसलेट, वो सारे काम तो इसमें भी हो जाएंगे। और नोट्स के अंदर भी AI फीचर्स हैं, जैसे AI राइटर मिल जाता है, कुछ ब्रीफ दे दो तो कंटेंट लिख देगा, प्रूफ रीड वगैरह कराना हो, पॉलिश करवाना हो, या सोशल मीडिया के लिए कैप्शन वगैरह जनरेट करवाने हो। और जो कॉल रिकॉर्डिंग्स में चल रहा था वही सेम नॉर्मल रिकॉर्डिंग्स पे भी ट्रांसक्राइब, ट्रांसलेट, समराइज, वो सब वहां पे भी चलता है। तो मतलब AI के भरपूर फीचर्स है। और भाई बैटरी 7300 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी है इसके अंदर, और साथ में 120 वॉट का चार्जर मिलता है। एंड डे टू डे यूसेज में बैटरी बैकअप बहुत बढ़िया, लाइक 11 to 13 आवर्स का SOT आपको मिल जाएगा ऑन बेसिक यूसेज। डिपेंड करता है कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज करते हो, तो मतलब आराम से 1 दिन, और बहुत हल्का यूज करते हो तो 1 से 1.5 दिन तक का बैटरी बैकअप आप निकाल सकते हो इससे। और अगर 3 से 4 घंटे कंटिन्यूअस गेमिंग करते हो तो 100 से 50% तक इसकी बैटरी आती है। तो गेमिंग के मामले में भी बैटरी बैकअप काफी बढ़िया है। बाकी देखो चीजें बहुत सारी वेरी करती हैं, ब्राइटनेस कितनी है, कौन से मोड पे फोन चल रहा है, हेडफोन लगा रखे हैं या फिर स्पीकर पे चला रहे हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और चार्जिंग स्पीड 120 वॉट का चार्जर है, एकदम बढ़िया, 15 मिनट्स में 0 to 50% कर देता है, और 40 to 41 मिनट्स के अंदर 100% चार्ज हो जाता है। सेटिंग्स में जाके आप चाहो तो रैपिड चार्जिंग को ऑफ भी कर सकते हो, क्योंकि उससे ना डिवाइस थोड़ी सी गर्म भी हो जाती है तेज चार्ज करने के चक्कर में। और रैपिड चार्जिंग से चार्ज हुई हुई बैटरी और नॉर्मली चार्ज हुई बैटरी में डिफरेंस आएगा बैकअप में,
वो जल्दी खाली होती है रैपिड वाली। एंड यस, वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। 50 वॉट का एयर वूक चार्जर आपको लेना पड़ेगा जो 4000 रुपए के आसपास मिलता है, उससे आप इसको 50 वॉट पे वायरलेस चार्ज कर पाओगे, जो कि बहुत अच्छी खासी स्पीड है। और कोई भी मैगसेफ वाली मैग्नेट्स नहीं है, तो चिपकेगा नहीं, तो अलग से कवर लेना पड़ेगा आपको चिपकने वाला। और ये रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, यानी कि आपको कोई TWS या कोई और डिवाइस के ऊपर रख के चार्ज करनी है वो आप कर पाओगे, बट कितनी स्पीड पे चार्ज करता है वो कहीं पे मेंशन नहीं है। और भाई आप बात कर लेते हैं कैमरास की, जिसको लेके भी अलग विवाद है कि भैया OnePlus 13 से डाउनग्रेड कैसे हो सकते हैं। एक तो वो हैसलब्लैड भैया हटा दी हमारी, जिसकी प्रोसेसिंग फोटो प्रोसेसिंग कहते हैं भाई बहुत बढ़िया है। वैसे मैंने OnePlus 13 टेस्ट नहीं किया, बट हाँ मैंने कैमरा कंपैरिजन वगैरह यूट्यूब पे देखे काफी सारे, और इसके अंदर हैसलब्लैड हटा के इन्होंने अपना इंजन इंट्रोड्यूस करा है विच इज डिटेल मैक्स। तो डिटेल अच्छी आनी चाहिए। फोटो सैंपल अभी दिखाता हूं, लेकिन अगर कैमरा की बात करें, यहाँ पे प्राइमरी सेंसर हमारा 50 मेगापिक्सल का है, लेकिन अगर आप OnePlus 13 से कंपेयर करोगे साइज छोटा हो गया OnePlus 13 के कंपैरिजन में, और एपर्चर भी ज्यादा है, तो यानी कि लाइट कम कैप्चर करेगा। और अल्ट्रा वाइड भी हमारा सेम 50 मेगापिक्सल है, लेकिन अगर आप OnePlus 13 से कंपेयर करोगे साइज छोटा हो गया OnePlus 13 के कंपैरिजन में। और अगर टेलीफोटो देखते हैं तो वो भी 50 मेगापिक्सल है, बट ये भी अगर कंपेयर करें तो छोटा हो गया OnePlus 13 के कंपैरिजन में। और यहाँ पे एपर्चर भी f2.8 हो गया, तो लाइट ये भी थोड़ी कम कैप्चर करेगा। हाँ, सेल्फी कैमरा में अपग्रेड नहीं सेम है बिल्कुल OnePlus 13 वाला, सेम फ्रंट कैमरा सेंसर मिलता है। और वीडियो रिकॉर्डिंग में 8K 30 FPS तक आप रिकॉर्ड कर पाओगे, बट इसके अंदर कोई भी HDR डॉल्बी विजन वगैरह का सपोर्ट नहीं मिलता। हाँ, 4K 120 FPS पे विद डॉल्बी विजन अप टू 3.5x जूम तक आप रिकॉर्ड कर पाओगे, लेकिन कोई अल्ट्रा वाइड का सपोर्ट नहीं है 4K 120 में। 4K 60 पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो विद अप टू 18x, एंड वाइड एंगल का भी सपोर्ट है उसके अंदर। और अल्ट्रा स्टेडी मोड भी मिलता है इसके अंदर, जिसको आप जैसे ही ऑन करोगे ना तो ऑटोमेटिकली 4K 60 हो जाता है। और हाँ, क्रॉप मिलता है उसके अंदर। और प्रो वीडियो का ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर जाके आप लॉग में भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और प्रो वीडियो में अपना ISO, शटर स्पीड, सारी चीजें आपको कस्टमाइज वगैरह करनी हो। एंड अप टू 4K 120 FPS तक का भी सपोर्ट मिलता है लॉग में। और फ्रंट कैमरा अप टू 4K 60 FPS तक को सपोर्ट करता है। और इंडोर में अगर रिकॉर्ड करोगे ना, ये नॉर्मल रूम लाइटिंग कंडीशन है, कोई भी स्टूडियो लाइट वाला सेटअप नहीं हमने कर रखा, तो कुछ ऐसी क्वालिटी है इंडोर में निकाल देता है। माइक अभी भी फोन का यूज हो रहा है। और इसके अंदर पोर्ट्रेट वीडियो पे हमारे को मिलता है, जिसमें एपर्चर हम जब सेट करेंगे ना तो वो 4K 30 FPS पे शिफ्ट हो जाता है, 4K 60 नहीं बनता इसके अंदर। और डॉल्बी विजन और HDR का इसके अंदर सपोर्ट नहीं है। और बैकग्राउंड में अगर कोई आता भी है तो उसके ऊपर फोकस शिफ्ट नहीं होता, जो कैमरा के सामने है उसी के ऊपर है। अगर टैप करेंगे तो फोकस चेंज होता है। एंड यहाँ पे कुछ ऐसी क्वालिटी मिलेगी बैकग्राउंड में ब्लर में, प्रोफेशनल लाइटिंग में अगर आप शूट कर रहे हो तो हाँ, अपने YouTube वीडियोस वगैरह भी शूट कर सकते हो। और ये इसका बैक कैमरा का सैंपल है, ये भी आउटडोर में रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंड इसके अंदर हमारे को 3 फोकल लेंस मिलते हैं डिफरेंट, 1x, 2x और बहुत ज्यादा आ गया 0.8x। 0.8x सबसे बढ़िया है जैसे ब्लॉगिंग वगैरह करनी हो ना, बाकी क्वालिटी नहीं बताओगे। ये इसके बैक कैमरा का वीडियो सैंपल है, 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, HDR डॉल्बी विजन ऑन करके रिकॉर्ड कर रहे हैं। माइक की क्वालिटी आउटडोर में आप सुन सकते हो, थोड़ी बहुत आसपास की आवाजें। माइक की क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, भाई क्वालिटी कमेंट करके बताओ। अब थोड़े कैमरा सैंपल्स देख लेते हैं। ये सबसे पहले हमारा अल्ट्रा वाइड है। अल्ट्रा वाइड में सबसे पहले ही जो मेरे को चीज फील हुई जब हम डे लाइट में फोटोज वगैरह खींच रहे थे, डायनामिक रेंज अगर आप आसमान देखो, फूल पत्ते देखो, लेकिन जो भी डार्केस्ट एरिया है, डिटेल मैक्स इंजन, डिटेल कहाँ है, जितने भी डार्केस्ट पार्ट्स हैं डे लाइट में, वहां पे डिटेल्स है ही नहीं। वहां पे इमेज ऐसा लगता है बिल्कुल ब्लैक हो जाती है, कैप्चर ही नहीं करता। जैसे आप इस वाली फोटो में देखो, यहाँ पे नीचे वाला एरिया फूल पत्ते गायब हो चुके हैं शैडोज में। भाई शैडोज के अंदर डिटेल्स बिल्कुल नहीं है। कलर्स वगैरह अच्छे हैं, कुछ ज्यादा ओवर प्रोसेस नहीं करता, कुछ ज्यादा बूस्ट वगैरह नहीं करता। अल्ट्रा वाइड में यहाँ पे काफी नेचुरल साइड टोन्स वगैरह रखता है। यहाँ पे ओवरऑल बहुत सारी फोटोज हमने क्लिक करी थी। जैसे ग्रीन्स हैं वो भी ठीक ठाक ग्रीन्स रहते हैं, रेड्स हैं वो भी ठीक ठाक रेड्स रहते हैं। इतना कुछ ऐसा पंचियर साइड तो नहीं जाता ये। और अगर स्किन टोन्स की बात करते हैं तो स्किन टोन्स हमारी हल्की सी जैसे ना थोड़ी वार्मर साइड जाने की कोशिश करता है। जैसे आईक्यू के फोन्स में नहीं कलर आते हैं, कुछ वैसी ही स्किन टोन से कैप्चर करता है। और यहाँ पे अच्छी लाइट हो तो स्किन पे डिटेल्स अच्छी आती है, लेकिन जैसे इंडोर में आप फोटो देखो ना, थोड़ी डिटेल्स जहाँ पे भी शैडोज वाला पार्ट है, वो डिटेल इंजन मैक्स बहुत बढ़िया काम कर रहा है, क्योंकि डिटेल कैप्चर ही नहीं हो रही लो लाइट में। बहुत ज्यादा ऐसे ब्लैकिश सा हो गया, और जहाँ पे लाइट पड़ रही है वो बहुत ज्यादा ही ब्राइट हो गया। बट हाँ, आउटडोर में जहाँ लाइट अच्छी होती है वहां पे अल्ट्रा वाइड में स्किन टोन्स वगैरह वहां पे सही कैप्चर हो जाती है। और काफी इंडोर के सैंपल्स भी हैं, कुछ थोड़े लो लाइट के सैंपल्स भी हमने निकाले। अल्ट्रा वाइड है, कुछ ज्यादा डिटेल्स कैप्चर नहीं करता। इवन इस वाले शॉट में तो भाई बिल्कुल डिटेल गायब ही हो गई थी। जैसे यहाँ पे सामने बोर्ड लगा हुआ है ऑप्टिकल सर्विस तक, तो मेन टेक्स्ट तो पढ़ा जा रहा है, लेकिन उसके नीचे वाले तो भाई सारे ही गायब हो गए एकदम। प्रोसेसिंग में सब कुछ ही एकदम मामला सपाचट हो चुका है। तो लो लाइट में अल्ट्रा वाइड की परफॉर्मेंस जहां पे ठीक ठाक लाइटिंग होगी वहीं पे बढ़िया होगी। जैसे यहाँ पे लाइटिंग बहुत कम है, बाइक ऐसा लग रहा है गायब हो चुकी है, ब्लैक। और डॉगी का तो चेहरा यहाँ पे दिख ही नहीं रहा भाई। फिर अगर 0.6 और 1x को कंपेयर करते हैं ना अल्ट्रा वाइड और प्राइमरी सेंसर को, तो कलर शिफ्ट एज सच कोई ज्यादा नहीं है। सिमिलर ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दोनों सेंसर निकाल के देते हैं। बस स्किन टोन अगर आप देखोगे तो 1x की थोड़ी सी ब्राइटर साइड जाती है और इसकी थोड़ी सी डार्कर साइड रहती है। बट हाँ, कलर शिफ्ट वगैरह दिखाना तो दोनों का इतना ज्यादा डिफरेंस निकल के आया नहीं। और अब जरा 1x की बात कर लेते हैं। 1x एंड 2x दोनों साइड बाय साइड है। 1x तो हमारा प्राइमरी सेंसर,
2x उसका डिजिटल जूम है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो 2x जबकि डिजिटल जूम है उसकी प्रोसेसिंग अलग है, थोड़ा सा डार्कर साइड बना देता है, हाईलाइट्स खत्म करता है। इस वाले शॉट में देखो आप ग्रे वाले जो पैनल्स हैं इस बिल्डिंग के जो 1x में अच्छे दिख रहे हैं, 2x में खत्म हो गया डिटेल, ऊपर से इमरजेंसी बोर्ड में से भी डिटेल गायब हो गई। और इस वाले शॉट में अगर आप देखो अगेंस्ट द सन है, लेफ्ट साइड में ब्लू डार्ट और बिल्डिंग सही दिख रही है, बट राइट साइड में 2x करते बिल्डिंग की डिटेल्स गायब। तो ऐसे ही 1x और 2x में काफी सारे शॉट लिए मैंने। एंड डायनामिक रेंज 1x की भी प्राइमरी सेंसर की मुझे उम्मीद थी, पर इसकी भी अच्छी नहीं है। जहां पे ब्राइटर पार्ट है वो बहुत प्यारा दिखता है, बट जहां पे भी शैडोज हैं वो भाई ऐसे काला, बिल्कुल काला बना देता है, उसको बढ़िया से प्रोसेस कर ही नहीं पाता। तो डिटेल मैक्स इंजन बहुत डिटेल में काम कर रहा है। एंड बहुत सारे मल्टीपल सैंपल्स हैं, फूल पत्ती, आउटडोर, इंडोर, बहुत सारे अलग अलग सैंपल्स हैं जो आप अपने सामने देख सकते हो। एंड मेजरली बात करें स्किन टोन्स की, लाइटिंग में तो 1x और 2x दोनों लगभग सेम ही डिटेल निकाल के देते हैं। थोड़ा सा डार्कर साइड लगा मेरे को 2x, जा ही रहा है हर चीज में डार्कर साइड कर रहा है, बट स्किन टोन्स यहाँ पे भी बिल्कुल वैसी सी हैं। वार्म भी नहीं कह सकते, ऑरेंजिश, येलोइश, कुछ इस टाइप का स्किन टोन है जो आजकल ज्यादातर फोन ब्रांड्स कर भी रहे हैं इस चीज को। फिर हमने कुछ इंडोर के सैंपल निकाले हैं, लो लाइट के सैंपल आ गए। लो लाइट में डेफिनेटली 1x की डिटेल ज्यादा है, बट आई थिंक जिस प्राइस का ये फोन है उस हिसाब से भी जो लो लाइट की परफॉर्मेंस है ना वो भी इतनी ठीक नहीं है। अगर आप स्किन टोन्स में भी देखोगे तो बहुत ज्यादा ना अजीब सी येलोइश सी स्किन टोन कर दी लो लाइट में, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और बाकी बहुत सारे शॉट लिए हैं अलग अलग लो लाइट में। एंड इवन वो सेम बाइक वाला शॉट अगर आप देखो, इसके अंदर भी डिटेल्स भाई लो लाइट में गायब है, जबकि प्राइमरी सेंसर अच्छी खासी लाइट कैप्चर करना चाहिए। कुत्ते का चेहरा तो गायब ही हो गया, कुत्ता सिर्फ शरीर लेके खड़ा है, मुंह है ही नहीं उसका, ब्लैक, बिल्कुल कोई डिटेल ही नहीं है भाई। आप जरा 3.5x और 7x पे जाते हैं। जो 3.5x हमारा टेलीफोटो है, 7x उसी का ही डिजिटल जूम है। और ये सारे फोकल लेंस ना हमारे को फोन पे ही मिलती है, तो भी हमने ना डेडिकेटेड फोकल लेंस की ही फोटो खींची है। 3.5x की फोटोज काफी नेचुरल साइड आती हैं, अच्छी हैं कुछ है, लेकिन डिटेल्स ना। यहाँ पे भी डायनामिक रेंज अगर आप देखोगे डार्केस्ट पार्ट्स में से बिल्कुल, जैसे ये वाला शॉट देखो भाई, गायब, काला, बिल्कुल ऐसे डिटेल इंजन मैक्स। बाकी बहुत सारे शॉट्स वगैरह यहाँ पे निकाल ले, इसमें डिटेल्स वगैरह काफी अच्छी कैप्चर कर देता है। एंड काफी नेचुरल और सिनेमैटिक सी फोटोज आप ले सकते हो। एंड इससे अगर काफी सब्जेक्ट्स की फोटो खींचे, जैसे बाइक्स हो गई या और भी सामान वगैरह हो गया, तो उससे फोटोज काफी बढ़िया दिखती हैं दूर से अपना जैसे जूम बूम मार के। और मेनली आ जाती है स्किन टोन्स। स्किन टोन्स काफी ज्यादा नेचुरल साइड ये रखता है कंपेयर टू 0.6x और 1x, और काफी ज्यादा एकदम सिनेमैटिक। स्कूबी की फोटो देखो, हो क्या बढ़िया लग रहा है। एंड यहाँ पे भी वही 7x क्या कर रहा है ना, थोड़ा सा डार्कर साइड लेके जाता है उसकी प्रोसेसिंग को, हल्का सा, बहुत हल्का सा। अगर आप दोनों फोटोज कंपेयर करोगे ना स्किन टोन्स में, तो जाता है। बट हाँ, इस वाले सेंसर की परफॉर्मेंस मैं कहूंगा ठीक है, बट वही डायनामिक रेंज तो फिर ओवरऑल प्रोसेसिंग का इशू हो गया। फिर लो लाइट वगैरह आ गई, लो लाइट में भी यहाँ पे डिटेल्स वगैरह अच्छी कैप्चर हो जाती है। और ज्यादा लो लाइट हो तो फिर वही देखो, कुत्ते का चेहरा गायब हो गया, इसमें तो डिटेल ही नहीं है, बिल्कुल डेप्थ ही नहीं है। फिर पोर्ट्रेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 24mm यानी कि 1x एंड 48mm, 85mm, और यहाँ पे 3 फोकल लेंथ हमने रखी है, जिसमें जो 85mm फोकल लेंथ है बहुत प्यारी लगती है, एकदम नेचुरल ब्लर, और जो एज डिटेक्शन है वो भी काफी बढ़िया लगता है। अगर आप हेयर्स वगैरह देखो, बिल्कुल छोटे छोटे एजेस भी देखो, बहुत नेचुरल और अच्छी फोटो देता है, और ब्लर अच्छा है। और जो फोन की प्रोसेसिंग है वो पोर्ट्रेट के मामले में अच्छी है। बट वो ये यहाँ पे अगर थोड़ी डायनामिक रेंज वगैरह देखते हैं तो जो डार्केस्ट पार्ट होता है उसके अंदर से डिटेल नहीं आती। बट पोर्ट्रेट जो है ज्यादातर केस में हम इंसानों पे यूज करते हैं या फिर किसी ऑब्जेक्ट वगैरह पे। बट लो लाइट में अगर आप देखो, जैसे हमारी स्किन टोन 24, 48, उसके बाद जैसे हम 85mm के ऊपर गए तो एकदम से ना, मतलब नेचुरल साइड तो गया बट बहुत ज्यादा ना एकदम फ्लैट हो गया। फिर मैक्रो पे जाते हैं, जो हमारा वही टेलीफोटो मैक्रो लेता है, और इसके अंदर डिटेल्स अच्छी है, सब कुछ है, उतना ज्यादा ओवर बूस्ट पंचियर साइड नहीं जाता। जैसे हमारा MSI का गुड्डा है, हमने बहुत सारी फोटोज में खींचा है, बहुत सारे फोन्स में ना थोड़ा रेडिश और ज्यादा हो जाता है, इसमें थोड़े मतलब इतने ज्यादा ओवर प्रोसेस कलर नहीं है, ये नेचुरल ही रखता है कलर्स वगैरह को। एंड डिफरेंट मैक्रो के सैंपल्स हैं, देख लो एक बार आप कितनी डिटेल्स हैं, कैसा है क्या नहीं है। सेल्फी की परफॉर्मेंस मेरे को कुछ ऐसी डिसअपॉइंटमेंट लगी। स्किन टोन्स भी सही प्रोसेस कर देता है, डिफरेंट सैंपल हैं जिसमें पोर्ट्रेट वाले भी हैं, नॉर्मल वाले भी हैं, लो लाइट भी है, डे लाइट भी है। सेल्फी से मुझे ऐसा कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई, और बड़े सारे सैंपल हैं, एक बार अगर आपको देखना है तो देख लो। तो देखो, कैमरा को कंक्लूड करते हैं तो जिस प्राइस का फोन है उस हिसाब से आउटपुट ये नहीं निकाल के दे पा रहा। उतना मेरे को एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी पर मजा आया नहीं। हाँ, वैसे जो एक ही माँ के बहुत सारे बच्चे हैं, Oppo Find X9 आपको मिल जाएगा विद द सेम प्राइस पॉइंट, उसमें हैसलब्लैड भी है, और उसके कैमरास में देख रहा था, मेरे पास डिवाइस नहीं है,
सैडली, बट उसके कैमरा सैंपल्स मैंने देखे और वीडियोस वगैरह में, मेरे को इससे काफी बेटर लग रहे थे। आपके जो भी थॉट्स हैं मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। कंक्लूड करते हैं इस फोन को, तो इसी प्राइस पॉइंट पे भी बहुत सारे फोन आने वाले हैं। iQOO 15 आने वाला है जिसका रिव्यू हम आपको जल्द देंगे, और उसके बाद Realme GT 8 भी आ चुका है, उसका रिव्यू शायद मैं ला पाऊंगा। और भी बहुत सारी डिवाइसेज है, मेरे को कमेंट करके बताना है कि इसके साथ कंपैरिजन जी क्या है क्या नहीं है। एंड अभी आप वेट कर सकते हो OnePlus 15 पे जंप मारने से पहले, क्योंकि और डिवाइसेज आने दो, साइड बाय साइड कंपेयर करने दो। और अभी तो iQOO में Origin OS भी आ चुका है, तो देखते हैं Oxygen OS के बगल में कहां खड़ा होता है, जो भी है। बाकी आपके जो भी थॉट्स है OnePlus 15 के बारे में मेरे को आप बताना कमेंट करके। ओवरऑल डिवाइस बहुत सारी चीजों में अप है, बहुत सारी चीजों में डाउन है। जैसे कैमरा में तो टेक्निकली डाउनग्रेड है, बैक में जो मेरे पास वेरिएंट है इसके अंदर प्लास्टिक बैक है, और जो वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट में जब ये क्रैश कर गया था वो भी एक काफी बड़ा कंसर्न है। फ्यूचर में अगर हम हाई एंड गेमिंग वगैरह इसके ऊपर करने लगे तो वहां पे प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। बाकी हाँ, लॉन्ग टर्म रिव्यू भी मैं प्लान करूंगा इसके अराउंड कि हाँ कैसे चल रहा है कैसे चल रहा है। बाकी आपके जो भी थॉट्स है कमेंट करके बताओ, और भी कोई फीडबैक है वो भी बता दो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए